हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैटलिस्ट के इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उसके करैक्टरिस्टिक के बारे में। इसके अलावा कुछ थ्योरीज हैं कैटलिसिस एक्शन की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैटलिसिस एंड कैटलिस्ट। 1836 में बेrzelius ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था टर्म कैटलिस्ट एंड कैटलिसिस। उन्होंने कैटलिस्ट को डिफाइन किया था एक ऐसी सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है या स्पीड डाउन करता है और खुद यूज़ ना हो। जितना अमाउंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट बनने के बाद भी रहे। इस फिनोमिना को उन्होंने बोला कैटलिसिस। 1895 में ओस्टवर्ल्ड ने कैटलिस्ट को रीडिफाइन किया और उनके हिसाब से कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करे, चाहे कम करे चाहे ज़्यादा करे, लेकिन ओवरऑल एनर्जी में रिएक्शन की कोई चेंज ना आए। मतलब हेस लॉ के हिसाब से जैसे होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, कितने भी स्टेप में हो, लेकिन ओवरऑल एनर्जी चेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। सेम वैसे ही ओस्टवर्ल्ड ने बोला कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि कैटलिस्ट स्पीड अप भी कर सकता है, स्पीड डाउन भी कर सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो कैटलिस्ट को हम दो में डिवाइड करते हैं। पहले वो कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, या सिंपली कैटलिस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि 95% से ज़्यादा रिएक्शंस में कैटलिस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इंक्रीज कर जाता है। यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में अगर हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। दूसरी तरफ अगर कैटलिस्ट कोई रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, रिटार्ड कर दे, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, या उसको हम इनहिबिटर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसके लिए। एक ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। अगर हम सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन में स्मॉल पोर्शन अल्कोहल को भी ऐड कर दें तो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहता है बट रेट उसका कम हो जाता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। इस केस में अगर हम स्मॉल पोर्शन डाइफिनल अमीन का ऐड कर दें तो बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन का रेट भी कम हो जाएगा। यहाँ अल्कोहल और डाइफिनल अमीन दोनों ही एक नेगेटिव कैटलिस्ट हैं इन रिएक्शन में, या इनहिबिटर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिसिस। पहला आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सभी एक ही फेस में हैं, किसी भी फेस में हो बट एक ही फेस में है, उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिसिस रिएक्शन, और ऐसे कैटलिस्ट को बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। इस केस में जो कैटलिस्ट है वो बेसिकली होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे रिएक्टेंट के अंदर। ऐसे कैटलिसिस में आमतौर पे गैसेस फेस होता है या लिक्विड फेस होता है, सॉलिड फेसेस रेयरली देखे जाते हैं। पहले बात करते हैं होमोजीनियस कैटलिसिस इन गैसियस फेस। अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सारे गैसियस फेस में हैं तो उस केस में हम बोलेंगे इसको होमोजीनियस कैटलिस्ट इन गैसियस फेस। जैसे कि यहाँ एक्सप्लेन किया गया, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड यूजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस फेस में है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी गैसियस फेस में, सारे एक ही फेस में है, वो है गैसियस फेस। नेक्स्ट है आपका होमोजीनियस कैटलिसिस इन सॉल्यूशन फेस। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर अगर हम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली, तो ये आपका हो जाएगा होमोजीनियस कैटलिसिस इन सॉल्यूशन फेस या लिक्विड फेस। इस केस में एस्टर, वाटर, एसिड या बेस, ये सब के सब आपके लिक्विड फेस में है। नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। इस केस में कैटलिस्ट का फेस अलग होता है रिएक्टेंट से। ऐसे कैटलिस्ट को बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, और इन जनरल देखा जाता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट सॉलिड होते हैं और फाइनली डिवाइडेड मेटल होते हैं।
पहला आपका हेट्रोजीनस कैटलिस्ट विद गैसियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपके गैसियस फेस में है और कैटलिस्ट आपका सॉलिड फेस में, जैसे कि हैबर प्रोसेस में होता है नाइट्रोजन गैसियस फेस में, हाइड्रोजन गैसियस फेस में और आयरन मेटल आपका सॉलिड फेस में। दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट विद लिक्विड रिएक्टेंट, एग्जाम्पल है आपका बेंजीन और इथेनॉल क्लोराइड की जो रिएक्शंस होती है जिसमें आपका एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड सॉलिड होता है, यहाँ पे बेंजीन और इथेनॉल क्लोराइड आपका लिक्विड फेस में होता है। अब जरा कंपैरिजन करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं इन बिटवीन होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। पहला है, जैसे पहले डिस्कस किया कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेस में होता है होमोजीनियस कैटलिसिस रिएक्शन में, जबकि अलग अलग होता है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में। अब क्योंकि होमोजीनियस कैटलिस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एंटायर रिएक्टेंट सॉल्यूशन या रिएक्टेंट फेस, तो उस केस में एक्सपोज एरिया बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपोज या एक्टिव साइड ज़्यादा होती हैं, तो उस केस में बहुत ईजिली डिफ्यूज़ कर सकते हैं रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के ऊपर। जबकि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आपका जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है और उसका एक लिमिटेड एक्सपोज या एक्टिव साइड एरिया होता है और लिमिटेड रिएक्टेंट ही वहाँ पर डिफ्यूज़ कर सकता है। इस वजह से होमोजीनियस के केस में देखा जाता है हाई डिफ्यूजिविटी होती है और उस केस में लो होती है। और क्योंकि एक्टिव साइड ज़्यादा होती हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट में, क्योंकि यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, तो इसलिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए होता है और हेट्रोजीनियस के केस में ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। होमोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो बेसिकली केमिकल होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है या कीमोजॉर्प्शन होता है, तो इस वजह से वो हाईली सेलेक्टिव होता है होमोजीनियस कैटलिसिस। जबकि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट सिंपली एब्जॉर्ब होता है ओवर द सरफेस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, तो इसलिए एक फिजिकल अब्जॉर्प्शन होता है या फिजिसियो अब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए वो लो सेलेक्टिव होता है। होमोजीनियस कैटलिस्ट में दोनों फेसेस सेम होते हैं, दोनों के रिएक्टेंट के और कैटलिस्ट के फेस सेम होते हैं, इसलिए सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है और एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है और रिसाइकलिंग भी एक्सपेंसिव पड़ता है। जबकि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आप कैटलिसिस में जो कैटलिस्ट होता है वो सॉलिड होता है और बाकी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वो आपके दूसरे फेस में होते हैं। इसको आप इजीली सेंट्रीफ्यूगेट करके भी अलग कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो और प्यूरिफिकेशन स्टेप भी सिंपल होते हैं। तो कुछ बेनिफिट हैं होमोजीनियस के और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशन भी हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट के। सेम हेट्रोजीनियस के साथ भी हैं कुछ बेनिफिट और कुछ ड्रॉबैक्स उसमें भी हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। किसी भी कैटलिस्ट का क्या रोल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट का मास या उसका केमिकल कंपोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद चेंज नहीं होता है, चाहे उसका अमाउंट हो क्वांटिटेटिवली या उसका जो केमिकल कंपोजिशन है क्वालिटेटिवली, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर चेंज हो गया तो वो कैटलिस्ट नहीं है, अगर चेंज हुआ तो इज़ ए वन ऑफ द पार्ट, वो रिएक्टेंट का रिएक्शन का पार्ट हो गया, वो रिएक्टेंट बन जाएगा फिर वो, तो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि कुछ फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन में मैंगनीज डाइऑक्साइड के ग्रैन्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो फाइन पाउडर फॉर्म में मिलता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। बेसिकली उसका पार्टिकल साइज चेंज हो सकता है बट MnO2 MnO2 ही रहेगा और इसका अमाउंट जितना था वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, तो पार्टिकल साइज ब्रेक कर सकते हैं, फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो फिजिकल चेंज हो सकता है। Number 2, a small quantity of catalyst is generally needed to produce an almost unlimited reaction. कैटलिस्ट का अमाउंट, उसका वॉल्यूम
वेट रिएक्टेंट के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो डिकम्पोजिशन है उसमें अगर आप 1 ग्राम फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम यूज़ करेंगे तो वो सफिशिएंट होगा 10⁸ लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए या वाटर में ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए। 10⁸, जस्ट यूजिंग 1 ग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। नंबर 3, अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन फाइनली डिवाइडेड। अगर पाउडर फॉर्म में लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के अंदर जो कैटलिस्ट होता है आपका सॉलिड होता है, अगर उसका पार्टिकल साइज कम कर देंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो एक्टिव साइट इंक्रीज करेंगी, तो ज़्यादा स्पेस होगा रिएक्टेंट के पास एब्जॉर्ब होने के लिए और ज़्यादा रिएक्शन पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में अगर हम फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम की जगह ग्रैन्यूल्स यूज़ करेंगे तो डिकम्पोजिशन का रेट कम हो जाएगा। 10⁸ लीटर के बजाय 10⁸2 या 3 लीटर ही डिकम्पोज हो पाएगा। तो पार्टिकल साइज कम से कम होना चाहिए अगर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन है तो। नंबर 4, अ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। ये पर्टिकुलरली हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इथेनॉल है वो इथीन गैस प्रोड्यूस करेगा, इथीन प्रोड्यूस करेगा अगर हम हॉट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे। यहाँ पे बेसिकली वाटर रिमूव हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जगह कॉपर यूज़ करते हैं तो इथेनॉल बनेगा। यहाँ पर डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुआ है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। तो दोनों केसेस में इथेनॉल फिक्स सेम है बट कैटलिस्ट अलग अलग है और दोनों कैटलिस्ट का अलग अलग रोल है। यहाँ पर एक कैटलिस्ट ने दूसरा प्रोडक्ट दिया, एक कैटलिस्ट ने कोई दूसरा प्रोडक्ट दिया है। सेम वही है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हम इथेनॉल की जगह कोई दूसरा हायर अल्कोहल लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और भी हो सकता है, या अगर कॉपर ही लेंगे और इथेनॉल की जगह कोई हायर अल्कोहल लेंगे तो प्रोडक्ट कुछ और भी हो सकता है। तो एक कंपैटिबल होता है कोई रिएक्टेंट और उसके साथ कोई कैटलिस्ट। नंबर 5, कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करता कोई भी रिएक्शन को। ऐसा जनरली देखा जाता है बट कुछ रेयर एग्जांपल हैं जहाँ पर रिएक्शन इनिशिएट किया गया है कैटलिस्ट ने। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को मैं मिक्स कर दूं किसी चैम्बर में, कोई रिएक्शन नहीं होगी, कई साल बीत जाएंगे। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा प्लैटिनम ऐड कर दिया तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो यहाँ हमने देखा कि प्लैटिनम ने बेसिकली रिएक्शन को इनिशिएट भी किया है। वो इनिशिएट क्यों किया, कैसे किया कि प्लैटिनम सॉलिड है, उसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हुए, फिर उनके बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर आपस में कंबाइन किए। लेकिन यहाँ पर प्लैटिनम ने रिएक्शन को इनिशिएट किया है बट इन जनरल इनिशिएट नहीं करता। नंबर 6, a catalyst doesn't affect the final position of equilibrium although it shortens the time required to establish the equilibrium। कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है, तो इक्विलिब्रियम जहाँ भी अटेंड करता है वो वहीं अटेंड करेगा, जिस रेशियो में परसेंटेज में अटेंड करता है उसी परसेंटेज में करेगा, बट टाइम कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इस A+B रिएक्टेंट हैं, अगर हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते हैं तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा यहाँ पर। तो इनिशियली A+B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी और स्लोली इनका अमाउंट कम होता जाएगा और इनिशियल लेवल पे C और D 0 होंगे और टाइम के साथ साथ इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो टाइम के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता जाएगा और फाइनली एक जगह इक्विलिब्रियम अटेन करेगा जहाँ कर्सर है। इक्विलिब्रियम अटेन करते हुए जो भी इनका रेशियो है A और B और C D के साथ, कैटलिस्ट यूज़ करने पर भी वो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इक्विलिब्रियम के रेशियो में, बट टाइम कम हो जाएगा, रिएक्शन का रेट सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हेबर प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं जिसमें अमोनिया बेसिकली प्रिपेयर करते हैं यूजिंग आयरन, तो अमोनिया जितनी गैस बनती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से यूज़ करते हुए, मान लीजिए अगर 70% बनती है
तो कैटलिस्ट यूज़ करो या ना करो, परसेंटेज ईल्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। आयरन यूज़ करने के बाद भी अमोनिया की परसेंटेज ईल्ड 70% ही होगी। बट डिफरेंस क्या है कि अमोनिया गैस पहले 4 घंटे में बनती थी, अब वो कम होकर 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे में बनेगी। टाइम कम हो जाएगा लेकिन परसेंटेज ईल्ड में कोई चेंज नहीं आएगा कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद। इसीलिए बोला कि इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम कम हो जाएगा अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। नंबर 7, change of temperature alter the rate of catalytic reaction as it would do the same reaction without a catalyst। अगर आप कैटलिस्ट यूज़ नहीं करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है तो कैटलिस्ट यूज़ करने के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही करेगा और उसी रेट से इंक्रीज करेगा जिस रेट से उसने पहले इंक्रीज किया। फॉर एग्जांपल, अगर कैटलिस्ट यूज़ नहीं करोगे और रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने से, ठीक। तो अगर आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो रेशियो वही मेंटेन करेगा और वो डबल ही हो जाएगा जैसा कि पहले था। जैसे कि दिक्कत क्या आ सकती है कि फाइनली प्लैटिनम जो होते हैं अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोएगुलेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो कोएगुलेट करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसको डिक्रीज करना ही है, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। इन अदर वर्ड कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कैटलिस्ट के साथ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन स्लोली स्लोली कोएगुलेशन भी होगा, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम का एग्लोमरेट करेंगे, बिगर लंप बनाएगा वो, तो टाइम के बाद फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन घटना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है आपका प्रोमोटर और को कैटलिस्ट भी बोलते हैं। प्रोमोटर बेसिकली खुद तो कैटलिस्ट होते नहीं हैं लेकिन किसी भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मोलिब्डेनम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रमोट करते हैं हैबर प्रोसेस में आयरन को। तो आयरन यहाँ पे एक कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम यहाँ पर एक को कैटलिस्ट है या प्रोमोटर है। तो अगर हम आयरन यूज़ नहीं करेंगे तो मोलिब्डेनम कुछ काम नहीं करेगा, कोई कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम मोलिब्डेनम को ऐड कर देंगे आयरन में तो कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा वो आयरन की। तो इसलिए मोलिब्डेनम को हमने बोला प्रोमोटर या को कैटलिस्ट। नेक्स्ट है आपका कैटालिटिक पॉइजनिंग। अगर कोई ऐसी सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल टर्मिनेट कर दे कैटालिटिक की एफिशिएंसी को, उसके बाद फर्दर रिएक्शन हो ही ना, तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग। फॉर एग्जांपल, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जहाँ पे प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ होता है, अगर उसमें हमने आर्सेनिक ऑक्साइड डाल दिया तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा सल्फर डाइऑक्साइड का। सिमिलरली हैबर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट है जहाँ अमोनिया बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। अगर उसमें हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऐड कर दी तो आयरन कैटलिस्ट फर्दर काम नहीं करेगा, अमोनिया गैस फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो कैटालिटिक पॉइजनिंग परमानेंटली टर्मिनेट कर देता है रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए। और दूसरी तरफ एक आपका इनहिबिटर होता है या नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो कि सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है लेकिन बंद नहीं करता। ये डिफरेंस है इनहिबिटर में और कैटालिटिक पॉइजनिंग में। नेक्स्ट है आपका ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे कैटलिस्ट हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ही बनते हैं, मतलब बेसिकली वन ऑफ द प्रोडक्ट है ये, उसको बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की अगर हम देखें तो इथाइल एसीटेट को जब हाइड्रोलिसिस होता है पानी से तो एसिटिक एसिड बनता है और इथेनॉल बनता है। ये जो एसिटिक एसिड बना है ये आपका एक ऑटो कैटलिस्ट है। और सिमिलरली जब आप ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करते हैं यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट हीट करके तो मैग्नीज सल्फेट बनता है, Mn+2 बनता है। जैसे ही Mn+2 बनेगा वही आपका एक को कैटलिस्ट होगा, सॉरी ऑटो कैटलिस्ट होगा जो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करेगा। तो एसिटिक एसिड हो या Mn+2 हो या मैग्नीज सल्फेट,
दोनों ही आपके ऑटो कैटलिस्ट हैं और जो कि पहले प्रोडक्ट भी थे। नेक्स्ट है आपका एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटालिसिस। एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालिसिस प्रोसेस का अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल क्या है वो देखते हैं। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से कोई भी रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक रिएक्टेंट आपस में कोलाइड ना करें। पहले तो वो कोलाइड करेंगे, लेकिन रूम टेम्परेचर पर कोलाइड करने के बाद इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे कि प्रोडक्ट बन सके। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उनका नंबर ऑफ कोलिजन और उनके कोलिजन ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जब वो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करें। जब वो आपस में कोलाइड करेंगे उनके बीच में प्रोडक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक एक मिनिमम एनर्जी उनके पास नहीं होगी, और वो मिनिमम एनर्जी तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको सफिशिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करोगे। वो जो मिनिमम एनर्जी है जब तक उसको नहीं मिलेगी कि कोई केमिकल रिएक्शन हो सके, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब रिएक्टेंट को वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी तब उनके कोलिजन इफेक्टिव होंगे और कोलाइड करके एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जब फर्दर ब्रेक करके, डिकम्पोज करके, डिसोशिएट करके फाइनली प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया, विदाउट कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपने टेम्परेचर सफिशिएंटली इंक्रीज़ किया, वो एनर्जी मिला, रिएक्टेंट को आपस में कोलाइड किए और यहाँ पर आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने, फिर वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। ये कब हुआ? जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज करके एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड की, एक सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की। लेकिन अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट यूज़ करने पे एक डिफरेंट पाथवे आएगा, एक दूसरा मैकेनिज्म आएगा जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब रूम टेम्परेचर पे या कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे ही उसको वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी जो कि एक डिफरेंट मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रही है। तो प्रोडक्ट आपका कम टेम्परेचर पे ही बन जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज हैं कैटालिसिस को। एक है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, दूसरा है आपका एडजॉर्प्शन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी अप्लाई करते हैं होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन में, जबकि एडजॉर्प्शन थ्योरी अप्लाई करते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन में। पहले हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। होमोजीनियस कैटालिसिस, जिसमें जो रिएक्टेंट है वो उनमें से कोई सा एक रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ मिलके कोई प्रोडक्ट बनाता है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। जैसे कि पहले आप इस रिएक्शन को देखें, एक रिएक्टेंट ए और बी है जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ए बी बनाया जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट है। ये आपका रिएक्शन नंबर 1 है। अगर हम इसको मैकेनिज्म में जाएं इसके, तो सबसे पहले इन रिएक्टेंट में से इधर ए और बी जो भी पॉसिबल है वो कंबाइन करेगा कैटलिस्ट से और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा AC। ये आपका स्टेप नंबर 2 है या मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये B से कंबाइन करेगा और फाइनल प्रोडक्ट AB बनाएगा और कैटलिस्ट को रिलीज करेगा, जो कि स्टेप नंबर 3 है और मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 2 है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन नंबर 2 और 3 की 100% रिएक्शन नंबर 1 से कम होगी, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन नंबर 2 और 3 बहुत इजीली प्रोसीड करेंगे। अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो रिएक्शन नंबर 1 जो थी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाता या हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल हो पाता। इसको आप एग्जाम्पल के देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का हमने ऑक्सीडेशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड।
तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है। यह आपका एक होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जनरेट करेगा जो कि होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड से कंबाइन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड जनरेट करेगा और साथ में रिलीज करेगा कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर बेसिकली एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो है आपका NO2, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। नेक्स्ट है आपका एड्जॉर्प्शन थ्योरी। ये वर्क करता है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए, जहाँ पर आपका कैटलिस्ट एक सॉलिड है और रिएक्टेंट आपके गैस हैं या लिक्विड हैं। यहाँ पर बेसिकली एड्जॉर्प्शन होता है रिएक्टेंट का ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये बेसिकली 4 स्टेप में होता है। पहला है आपका एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। सबसे पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल यानी कि A और B एड्जॉर्ब होंगे ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अब चाहे वो वीक वंडर वॉल फोर्स फिजिक्स ऑप्शन हो या पार्शियल केमिकल बॉन्ड बेस पे केमिस्ट्री ऑप्शन है, कोई भी हो सकता है। और इसमें रिएक्टेंट A और B इंडिपेंडेंटली कैटलिस्ट के ऊपर एड्जॉर्ब करते हैं। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब A और B जो अलग अलग एड्जॉर्ब हुए थे ये आपस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि अनस्टेबल होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरे स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्योंकि अनस्टेबल है वो डिकम्पोज करेगा और प्रोडक्ट जनरेट करेगा C और D, और C और D इंटरैक्ट करेंगे, एड्जॉर्ब अभी भी रहेंगे केमिकल बॉन्ड या फिजिकल बॉन्ड के थ्रू ओवर द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। लास्ट स्टेप में डिसऑर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हैं C और D वो अलग हो जाएंगे कैटलिस्ट से और इंडिपेंडेंट होंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कोई एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन ऑन निकिल सरफेस। इथेन का हाइड्रोजनेशन निकिल सरफेस के ऊपर। पहला स्टेप है एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो निकिल के सरफेस पर, सॉलिड निकिल के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि निकिल के ऊपर भी कोई रेजिडुअल चार्ज होगा। रेजिडुअल चार्ज बेसिकली जब कभी भी कोई डिफेक्ट होता है या वॉइड्स होते हैं, वैकेंसीज होती है निकिल की, तो वहाँ पे एक रेजिडुअल चार्ज रह जाता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली निकिल निकिल बॉन्ड से वीकर होता है, तो जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैस एड्जॉर्ब होगी तो उसके ऊपर एक डिस्टॉर्शन होगा, स्ट्रेस होगा, जिससे हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा। स्टेप नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तीसरे स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा इथेन मॉलिक्यूल का और हाइड्रोजन एटम का। जो निकिल की जो सरफेस पे उस पर हाइड्रोजन एटम इंडिपेंडेंट एड्जॉर्ब है लेकिन वो फ्री है, वो हाइड्रोजन एटम अब इथेन गैस से इंटरैक्ट करेगा और पार्शियल बॉन्ड बनाएगा। स्टेप नंबर 4, हाइड्रोजन बॉन्ड जब इथेन से इंटरैक्ट करेगा, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो एक CH2 एक हाइड्रोजन से करेगा, उसी इथेन का दूसरा CH2 दूसरे हाइड्रोजन से इंटरैक्ट करेगा। अब चौथे स्टेप में वो हाइड्रोजन एटम निकिल से अलग हो जाएगा और परमानेंटली बॉन्डेड बना लेगा कार्बन से। इस तरीके से हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ निकिल मेटल। तो ये आपके 4 स्टेप हैं जो कि इस केस में हुए हैं। तो यहाँ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में इस सीरीज़ की।